गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में हिंदी व्याकरण का समास विषय का अध्ययन करेंगे, जिसका आपका विषय जैसे कि आपको मैंने अभी बताया समास है। तो समास हम आज जानेंगे हिंदी व्याकरण में समास किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम समास का अर्थ समझेंगे कि समास का अर्थ है संक्षिप्त करना, यानी छोटा करना। तो आप इसका समास का अर्थ कह सकते हैं छोटा करना या संक्षिप्त करना। तो समास किसे कहते हैं? समास यानी समास जो है दो पदों के योग से मिलकर बना है। तो जैसे कि मैंने आपको व्याकरण में बताया कि पद किसे कहते हैं। पद जो है जो शब्द जो वाक्य में प्रयोग होते हैं वो पद कहलाते हैं। लेकिन आज आपको पता करना है कि समास किसे कहते हैं। तो समास है दो पदों के योग को समास कहते हैं। तो आपके दो पदों के योग को समास कहते हैं। तो समास का जो दो पद का योग होता है उसको आप कहोगे समस्त पद। समस्त पद यानी दो पदों का योग। तो दो पदों का योग आपका क्या कहलाएगा? समस्त पद। जैसे हमने दो पद यानी विद्या प्लस एक आपका विद्या है और एक है आलय, इन दोनों से क्या बना? विद्यालय। तो आपका ये हो गया विद्यालय। तो ये आपका क्या हो गया? समस्त पद, यानी दो पदों के योग से क्या बन गया? समस्त पद। तो विद्यालय आपका समस्त पद हो गया। तो समास में समस्त पद दो पदों के योग को समास कहते हैं। और समस्त पद के दो भेद हैं। तो समस्त पद के आपके कौन से दो भेद हैं? समस्त पद के दो पद आपका, जैसे आपको मैंने बताया विद्यालय, तो विद्यालय दो पदों का योग है। तो विद्या और आलय, तो जो आपका पहला पद है वो आपका पूर्व पद कहलाएगा और जो दूसरा पद है ये आपका उत्तर पद कहलाता है। तो आपका दूसरा पद हो गया आपका उत्तर पद। तो समस्त पद के दो भेद हैं। समस्त पद के आपके दो पद हो गए, एक हो गया पूर्व पद और एक हो गया उत्तर पद। इसमें से आपका पूर्व पद ये है और उत्तर पद आपका आलय। तो आपके समस्त पद के दो पद, पूर्व पद और उत्तर पद। अब आपके समास के भेद। आपसे अक्सर ये पूछा जाता है कि समाज और संधि में क्या अंतर है। समाज और संधि में क्या अंतर है? जैसे कि मैंने आपको बताया समास क्या है? दो पदों का योग है। और संधि क्या है? वर्णों का योग है। तो वर्ण किसे हो गए? जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया विद्या प्लस आलय। तो विद्या आपके दो पद हो गया, विद्या एक हो गया और आलय एक हो गया। दो पदों के योग से क्या बन गया आपका? विद्यालय समस्त पद। मगर हम कहेंगे संधि किसे कहते हैं? तो संधि आपका यहाँ पे आ है और यहाँ पे आ है। तो दो वर्णों का योग, दो वर्णों के योग से ये क्या बन गया? आ प्लस आ क्या बन गया? बड़ा आ, यानी आपका विद्यालय। तो वर्णों के योग से वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और पदों के योग को समास कहते हैं। तो समाज और संधि में आपका ये अंतर है। तो आप अब सीख रहे थे समास के भेद। तो समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं आपके? 6 भेद हैं। सबसे पहले आता है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में सबसे जो पहला पद होता है
वो गौण होता है और दूसरा पद आपका प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास का पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है। तो आप इसका एग्जाम्पल लेंगे एक एक, जैसे आपने लिखा रसोई घर, समस्त पद है आपका। तो रसोई घर को इसको हम विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे। हाँ, आपको एक और ये चीज़ है, समस्त पद के साथ आपको समास विग्रह करना है, समास विग्रह। तो समास विग्रह किसे कहेंगे? जो समस्त पद है उसको अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। जैसे आपने विद्यालय लिया, तो विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। तो सबसे पहले आपने समास किसे कहते हैं, समास का अर्थ, समास किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं, समस्त पद के कितने भेद हैं, समस्त पद के 2 भेद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। फिर आपने समास विग्रह, यानी समस्त पदों को अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। अब आपने समास के भेद, तो समास के 6 भेद हैं। सबसे पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या है, मैंने आपको बताया कि पहला पद गौण होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। तो हमने जिसका एक एग्जाम्पल उदाहरण लिया रसोई घर, तो हमने इसे रसोई घर आपका क्या है, समस्त पद है, इसको हम समास विग्रह करेंगे, समास यानी इसको अलग करेंगे। तो रसोई के लिए घर, तो ये आपका समास विग्रह हो गया। यदि आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा समास है, तो आप कहोगे तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास जो है कारक के अनुसार से 6 भेद होते हैं। जैसे कारक आपने पढ़े होंगे 8 होते हैं, लेकिन आपके तत्पुरुष समास में आपको 6 प्रकार से भेद करने हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पर, इसके आधार पर आपको कारक के चिन्ह के आधार पर हमको पता चल जाता है कि ये तत्पुरुष समास है। जैसे आपका कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अब के लिए आया है आपका, तो ये क्या हो गया, आपका तत्पुरुष समास हो गया। कारक के अनुसार से संप्रदान तत्पुरुष समास। तो आप क्या करोगे, तत्पुरुष समास जो है कारक के 6 भेद के आधार पर हम इसको विग्रह करेंगे। तो अब दूसरा आपका समास हो गया कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास में कि पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। कर्मधारय की क्या विशेषता है कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। अब कैसे हम इसका एक उदाहरण लेंगे। नीलकमल, नीलकमल हमने उदाहरण लिया, तो हम क्या है, पहला पद क्या है, नील और दूसरा पद क्या है, कमल। तो हम इसका विग्रह करेंगे, नीला है जो कमल, तो नीला कमल क्या है, कमल की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए विशेष है, और नीला क्या है, विशेषण है। तो नीला है जो कमल आपका नीलकमल। तो आपका ये क्या हो गया, कर्मधारय समास, जिसमें पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है। तो आपका ये कर्मधारय समास हो गया। तीसरा आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की ये विशेषता है कि इसमें दोनों पद मिलकर, ये आपके पूर्व पद हो गया, उत्तर पद हो गया, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। तो बहुव्रीहि समास का हम एक उदाहरण लेंगे, जैसे आपका पीतांबर, ये 2 पदों से मिलकर बना है, पीत प्लस अंबर। तो पीतांबर यानी पीत मिस होता है पीले, अंबर मिस वस्त्र, तो पीले हैं वस्त्र जिसके, यानी तीसरा अर्थ प्रकट हो रहा है, तो पीले वस्त्र जिसके अर्थात कृष्ण। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया। यदि आप सीधे सिर्फ इतना कहोगे कि
कि पीताम्बर पीले हैं वस्त्र जो, तब आपका कर्मधारय समास होगा। तो यहाँ पे आपका पीताम्बर, यदि हम तीसरे पद की विशेषता बताएंगे तो वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होगा। जैसे पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात प्रश्न। 4 है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की विशेषता है कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास की विशेषता जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और इसकी एक पहचान यह है कि दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे आपका उदाहरण है माता पिता, तो माता और पिता के बीच में क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा है। तो जब हम इसका समास विग्रह करेंगे, और एक समास विग्रह करते समय हम योजक चिन्ह हटा के इसमें क्या लगा देंगे? और। यदि हमने इसका समास विग्रह किया तो हमने किया माता और पिता, माता और पिता, तो आपका ये क्या हो गया? द्वंद्व समास। तो आपकी द्वंद्व समास की एक पहचान है, या तो विलोम शब्द होंगे, दिन रात, दिन और रात, तो आपका इसमें बीच में योजक चिन्ह लगा होगा, और आप विग्रह करोगे तो विग्रह करते समय आप और का प्रयोग करोगे, तो आपका द्वंद्व समास हो। नंबर 5 पे द्विगु समास। नंबर 5 द्विगु समास। द्विगु समास क्या है? जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद विशेष होता है। तो पहला पद संख्यावाचक कैसे करेंगे हम? जैसे सप्ताह, हमने एक एग्जाम्पल लिया, उदाहरण लिया सप्ताह, तो यानी सप्ताह में 7, सप्तमी 7, यानी 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह। तो 7 क्या हो गई? आपकी संख्या हो गई। तो 7 दिनों का समूह जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है, और वहाँ पे द्विगु समास होता है। एक उदाहरण ले लेंगे, जैसे हम पंचवटी, 5 वटों का समूह, या चौमासा, 4 मासों का समूह, तो आपका ये द्विगु समास हो गया। अब लास्ट है आपका ये 6 नंबर अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की क्या है विशेषता? इसका पहला पद अव्यय होता है। जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे आपका हो गया आजीवन। एक उदाहरण लिया हमने यहाँ पे, आजीवन। आपका क्या है? अव्यय शब्द है, यानी आजीवन, जीवन भर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, बेवजह। तो आपके इस टाइप से जो आगे अव्यय शब्द होंगे वो पहला पद अव्यय होगा, वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। तो आपके समास के कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। कौन कौन से? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। इसी के आधार पर आपको जो आपकी एक्सरसाइज है, आपको उसके समास विग्रह करने हैं, समस्त पद का नाम लिखना है और समास के भेद लिखने हैं। थैंक यू।